हेलो स्टूडेंट, आज हम MPSC 003 के कुछ क्वेश्चन करेंगे। ये क्वेश्चन आपके पेपर के व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, इसलिए पेपर में जाने से पहले इन क्वेश्चनों को आप अच्छे से कर लेना ताकि आप पेपर में आंसर अच्छे से लिख पाओ और आपको नंबर अच्छे मिले। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट भी है कि आप प्लीज़ हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें सपोर्ट करें, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। अब हम इस वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में समाजवादी चिंतन के विकास का आलोचनात्मक विश्लेषण आपको लिखना है। आंसर आपको ऐसे लिखना पड़ेगा कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन केवल राजनीतिक स्वतंत्रता का संघर्ष नहीं था, बल्कि यह सामाजिक आर्थिक परिवर्तन की व्यापक प्रक्रिया भी था। इसी संदर्भ में समाजवादी चिंतन का विकास हुआ, जिसने राष्ट्रीय आंदोलन को जनोन्मुख, समानतावादी, सामाजिक न्याय पर आधारित स्वरूप प्रदान किया। भारतीय समाजवाद न तो पूरी तरह से मार्क्सवाद की अनुकृति पर था, न ही केवल गांधीवादी विचारधारा का विस्तार, बल्कि यह दोनों के बीच विकसित एक विशिष्ट भारतीय चिंतन था। इसका मतलब ये है कि समाजवादी जो चिंतन था वो सिर्फ मार्क्सवाद की विचारधारा को फॉलो नहीं करता था, ना ही सिर्फ गांधीवादी विचारधारा को फॉलो करता था, और एक विशेष तरह की भारतीय चिंतन की प्रवृत्ति उसके अंदर देखने को मिलती है। समाजवादी चिंतन की जो पृष्ठभूमि की बात करें अगर हम, तो 20वीं शताब्दी के जो शुरुआती दशक थे उसमें औपनिवेशिक शोषण, किसान मजदूरों की दुर्दशा, औद्योगिक पूंजीवाद, सामंती अवशेषों ने सामाजिक असमानता को बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया। 1917 की जो रूस में जो क्रांति हुई थी, जिसमें भारतीय युवाओं और बुद्धिजीवियों को गहराई से प्रभावित भी किया, इसका परिणाम यह हुआ कि जो राष्ट्रीय आंदोलन के भीतर यह धारणा क्या हो गई, बहुत ज़्यादा प्रबल हो गई, और राजनीतिक स्वतंत्रता तब तक अधूरी रही जब तक आर्थिक और सामाजिक समानता प्राप्त न हो जाए। अब समाजवादी विचारधारा का विकास की अगर हम बात करें कि समाजवादी विचारधारा का विकास कैसे रहा, तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में समाजवादी चिंतन का संगठित रूप 1920 से लेकर 30 का जो ये दशक था, इसमें ज़्यादा उभरा। कुछ प्रमुख नेता जो भारतीय नेता थे, जैसे जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया और नरेंद्र देव, ये सभी नेताओं ने समाजवादी विचारों को राष्ट्रीय आंदोलन से जोड़ा। 1934 में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना इस दिशा में एक महत्वपूर्ण ये कदम भी था। इसका उद्देश्य कांग्रेस के भीतर रहकर समाजवादी कार्यक्रम को आगे बढ़ाना था। नेहरू ने लोकतांत्रिक समाजवाद का समर्थन किया और राज्य नियोजित अर्थव्यवस्था, सार्वजनिक क्षेत्र, समाजवादी ढांचे की वकालत भी की। वहीं अगर हम बात करें सुभाष चंद्र बोस की, तो उन्होंने समाजवाद को अधिक क्रांतिकारी और राज्य केंद्रित के रूप में देखा। दूसरी ओर गांधीवाद ने समाजवाद को नैतिकता, विकेंद्रीकरण और ट्रस्टीशिप जैसी विचारों के बारे में प्रोत्साहित किया कि मतलब इन विचारों को अपनाया जाए, यानी इन विचारों के माध्यम से समाजवादी विचारधारा को और ज़्यादा विकसित रूप दे सकते हैं। समाजवादी चिंतन की भूमिका क्या रही है, तो समाजवादी चिंतन ने राष्ट्रीय आंदोलन को कई स्तरों पर प्रभावित किया। इसने किसानों और मजदूरों को राजनीतिक संघर्ष से जोड़ा, वर्ग चेतना को प्रोत्साहित किया, तथा समाजवादी विचारधारा के लोग थे वो कांग्रेस के अंदर इन सब कार्यक्रम को, जैसे भूमि सुधार, न्यूनतम मजदूरी, सार्वजनिक स्वामित्व और सामाजिक न्याय, इन जैसे मुद्दों को शामिल करवाया गया। 1931 का कराची प्रस्ताव और बाद में उसका योजना आयोग की स्थापना इसी प्रभाव का क्या था, परिणाम था। जैसा कि क्वेश्चन में हमें लिखना था आलोचनात्मक विश्लेषण, तो अब हम इसमें इसके आलोचनात्मक विश्लेषण की बात करें तो समाजवादी चिंतन ने राष्ट्रीय आंदोलन को वैचारिक गहराई दी, फिर भी इसकी कुछ सीमाएं रहीं। पहला, यह व्यापक जन आंदोलन में पूर्णतः रूपांतरित नहीं हो सका। दूसरा, कांग्रेस के भीतर समाजवादियों और उदारवादी नेतृत्व के बीच वैचारिक संघर्ष बना रहा। तीसरा, अगर बात करें तो जो समाजवादी आंदोलन अक्सर संगठनात्मक कमजोरियों और आपसी मतभेदों का शिकार भी रहा। मतलब कि आपस के जो कांग्रेस के जो अंदर के लोग थे समाजवादी थे, और उनमें ही कुछ नेता थे जो उदारवादी थे, इनके बीच के जो वैचारिक टकराव दिखाई देता था। और सामाजिक आंदोलन में अक्सर जो संगठन होना चाहिए, एकता होनी चाहिए, उसकी कमी देखने को मिली। इसके अतिरिक्त अगर हम बात करें कि भारतीय समाज की जातिगत संरचना, धार्मिक विविधता,
ग्रामीण अर्थव्यवस्था के कारण वर्ग आधारित समाजवाद को व्यवहारिक रूप देना कठिन सिद्ध हुआ। स्वतंत्रता के बाद समाजवादी दल सत्ता में निर्णायक भूमिका नहीं निभा सके। अब कॉन्क्लूजन में आपको क्या लिखना होगा, तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन ने समाजवादी चिंतन में स्वतंत्रता संघर्ष को सामाजिक आर्थिक न्याय से जोड़ा और भविष्य के भारत के लिए एक वैकल्पिक विकास दृष्टि प्रस्तुत की। यद्यपि यह अपने लक्ष्यों को पूर्णतः प्राप्त नहीं कर सका, फिर भी भारतीय लोकतंत्र, योजना आधारित विकास और कल्याणकारी राज्य की अवधारणा में इसका योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण और अस्थायी रहा। तो ये था क्वेश्चन नंबर 1। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, भारत के गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम का विश्लेषण कीजिए। फिर इसमें ये भी बताना है कि आपके अनुसार भारत को अपने लोगों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार के लिए क्या क्या कदम उठाने चाहिए। भारत में गरीबी एक बहुआयामी समस्या रही है। अगर हम बात करें गरीबी की, तो यह केवल आय की बात नहीं करी जाएगी। यहाँ पे कह रहा है गरीबी केवल आय से सीमित नहीं होती है, आय की कमी तक सीमित नहीं है, बल्कि शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण, आवास और सामाजिक सुरक्षा के अभाव से भी जुड़ी हुई है। स्वतंत्रता के बाद से भारतीय राज्य ने गरीबी उन्मूलन को विकास नीति का केंद्रीय उद्देश्य माना और इसके लिए विभिन्न योजनाएं एवं कार्यक्रम लागू किए। अब वो योजनाओं की बात करें हम कि कौन कौन सी योजनाएं चालू करी गवर्नमेंट ने या फिर समाज में जो भी बुद्धिजीवी थे उनके द्वारा, तो भारत में गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम का विश्लेषण अगर हम करें तो इनको 3 चरणों द्वारा समझा जा सकता है। जो पहला चरण था 1950 से लेकर के 70 के दौर का, इस दशक में योजना आधारित विकास पर जोर दिया गया। जैसे कि वो योजना आधारित कौन कौन सी विकास की बातें करी गई, जैसे भूमि सुधार की बात करी गई, सामुदायिक विकास कार्यक्रम और सार्वजनिक वितरण प्रणाली जैसे प्रयास किए गए। किंतु इनका लाभ जो था वो सिर्फ सीमित वर्ग तक ही सिमट गया, सभी वर्ग तक ये लाभ नहीं पहुंच पाया। द्वितीय चरण की बात करें हम, जो 1970 से लेकर 1990 में तक की दौर की बात किया जाए, तो इसमें प्रत्यक्ष गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम चलाए गए। जैसे कि गरीबी हटाओ का नारा इसी दौर की पहचान भी बना। इसमें कुछ कार्यक्रम जैसे एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम और जवाहर रोजगार योजना जैसी योजनाओं का उद्देश्य क्या था, स्वरोजगार और मजदूरी रोजगार उपलब्ध कराना था। हालांकि इन परियोजनाओं ने संसाधनों के दुरुपयोग, भ्रष्टाचार और लक्ष्य निर्धारण की कमजोरियां भी इन कार्यक्रम के अंतर्गत दिखाई देती हैं। तीसरे चरण की बात करें, 1990 के बाद वाला जो चरण है, उसमें आर्थिक उदारीकरण के साथ गरीबी उन्मूलन को मानव विकास से जोड़ा गया। 1990 जो का दौर था उसके बाद का, जिसमें नरसिम्हा राव हमारे जो देश के प्रधानमंत्री बने थे, उस टाइम उदारीकरण की ओर हमारा देश झुका, मतलब उदारीकरण की नीति अपनाई। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, प्रधानमंत्री आवास योजना, आयुष्मान भारत, जन धन योजना और प्रत्यक्ष लाभ अंतरण, ये सारे कुछ कार्यक्रम थे जो इस दिशा में महत्वपूर्ण रहे। इन योजनाओं ने गरीबी को कम करने में भूमिका निभाई, किंतु क्षेत्रीय असमानता, शहरी गरीबी और अनौपचारिक क्षेत्र की समस्याएं अब भी देखने को मिलती हैं हमें। तो जो भी गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम थे, जो भी कार्यक्रम बनाए गए, उनकी कुछ सीमाएं भी रहीं और वही सीमाएं यहाँ पे बताई गई हैं। इन कार्यक्रमों के बावजूद भारत में गरीबी पूरी तरह से समाप्त नहीं हो सकी है। इसकी कुछ सीमाएं हैं, जो समस्याएं हैं वो क्या क्या रही हैं। तो लाभार्थियों की पहचान में त्रुटियाँ, कि मतलब कभी ये रह गई कि किसको लाभ देना चाहिए, किसको लाभ नहीं देना चाहिए। कई बार होता क्या है कि गरीबों को के लिए ये योजनाएं लागू करी जाती हैं, पर इसका जो लाभ होता है वो अमीरों तक भी पहुंचता है और कई सारे गरीब इससे वंचित रह जाते हैं। प्रशासनिक अक्षमता और भ्रष्टाचार, योजनाओं का खंडित एवं असंगठित स्वरूप भी एक कारण था, और रोजगार की गुणवत्ता एवं स्थायित्व की भी कमी से भी गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम पूरी तरह से सफल नहीं रहा और गरीबी पूरी तरह से हमारे देश में समाप्त नहीं हुई।
इसके अलावा केवल आय आधारित गरीबी मापदंड जीवन की वास्तविक गुणवत्ता को पूरी तरह प्रतिबिंबित नहीं करता, जिसमें अब हम बात करें शिक्षा, स्वास्थ्य, ये भी तो प्रॉपर अगर मिलेगा तभी तो गरीबी खत्म होगी। सिर्फ आय पे अगर देखेंगे, ध्यान देंगे तो नहीं चलने वाला। अब हम आगे बात करें जीवन की गुणवत्ता सुधार हेतु आवश्यक कदम क्या क्या उठाए गए, तो भारत को अपने लोगों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार के लिए कुछ नीचे लिखे गए कदम उठाने चाहिए, जैसे कि शिक्षा और कौशल विकास पर निवेश करना चाहिए, यानी गुणवत्तापूर्ण और सार्वभौमिक शिक्षा के बिना गरीबी का स्थायी समाधान संभव नहीं है। स्वास्थ्य सेवाओं का सुदृढ़ीकरण, यानी प्राथमिक स्वास्थ्य ढांचे उनको मजबूत करना और स्वास्थ्य बीमा की पहुंच बढ़ाना आवश्यक है। रोजगार सृजन एवं श्रम सुधार, औपचारिक, सुरक्षित और सम्मानजनक रोजगार पर ध्यान देना। फिर सामाजिक सुरक्षा का विस्तार, यानी वृद्धावस्था पेंशन, मातृत्व लाभ और दिव्यांग सहायता को व्यापक बनाना चाहिए। वैसे ही वृद्धा पेंशन वगैरह तो मिलता है, पर ये कह रहा है इसको व्यापक यानी कि बड़े स्तर तक पहुंचाना चाहिए, जहाँ ज़्यादा से ज़्यादा गरीबों को ये सुविधाएं मिल सकें। फिर क्षेत्रीय एवं सामाजिक जो असमानता है उसको कम किया जाए, जैसे पिछड़े क्षेत्रों, महिलाओं, दलितों और आदिवासियों के लिए कुछ लक्षित नीतियाँ अपनाई जाएँ, जिससे उनके यहाँ की जो गरीबी है, गरीबी को ख़त्म किया करने के लिए कुछ लाभ उनके यहाँ पहुँचाए जाएँ। यानी उनके लिए अलग से कुछ नीतियाँ बनाई जाएँ, जिससे वो जो पिछड़े क्षेत्र हैं वो उनका विकास हो सके, महिलाओं का विकास हो सके, दलितों और आदिवासियों का विकास हो सके। कॉन्क्लूज़न में आपको क्या लिखना होगा कि भारत के गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों ने गरीबी की तीव्रता को कम करने में योगदान तो दिया है, परंतु जीवन की गुणवत्ता में वास्तविक सुधार के लिए समावेशी, मानव केंद्रित और टिकाऊ विकास रणनीति अपनाना अनिवार्य है। गरीबी उन्मूलन को केवल आर्थिक लक्ष्य नहीं बल्कि सामाजिक न्याय और मानवीय गरिमा से जोड़कर देखने की आवश्यकता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में संघीय प्रणाली की कार्य प्रणाली का विश्लेषण कीजिए। अब हम बात करें भारत के संविधान की, तो भारत का संविधान एक संघीय व्यवस्था की स्थापना करता है, किंतु इसकी प्रकृति विशिष्ट है। इसे प्रायः संघीय ढांचे के भीतर एकात्मक झुकाव कहा जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि भारत में संघीय प्रणाली की कार्य प्रणाली को समझने के लिए हम उसमें कुछ संवैधानिक प्रावधान, संस्थागत ढांचे और व्यवहारिक राजनीति तीनों का विश्लेषण आवश्यक होता है। अब यहाँ पे संवैधानिक अधिकार के बारे में बताया गया है कि भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 1 में भारत को राज्यों का संघ कहा गया है। संविधान में शक्तियों का स्पष्ट विभाजन संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची के माध्यम से किया गया है। संघ सूची जिसमें केंद्र सरकार और राज्य सूची जिसमें राज्य सरकार की शक्तियों और उनकी सीमाएं निहित हैं, और समवर्ती सूची जिसमें केंद्र और राज्य सरकार मिल करके आपस में जो भी नियम कानून के लिए बनाए जाते हैं वो समवर्ती सूची के अंदर शामिल किया जाता है। रक्षा, विदेश नीति और मुद्रा जैसे विशेष संघ के अधिकार क्षेत्र में आते हैं, जबकि जो पुलिस, कृषि और सार्वजनिक स्वास्थ्य राज्य सूची में है। समवर्ती सूची में शिक्षा, वन और विवाह जैसे विषय शामिल हैं, जिन पर संघ और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं। टकराव की स्थिति में संघ का कानून प्रभावी होता है। जैसे कि अभी मैंने बताया, रक्षा, विदेश नीति और मुद्रा ये जो होते हैं ये संघ के अधिकार के क्षेत्र में आते हैं, और जैसे पुलिस, कृषि और सार्वजनिक ये सारे राज्य सूची में आते हैं। केंद्र की प्रधानता, भारत की संघीय प्रणाली में देखा जाए तो केंद्र की स्थिति अपेक्षाकृत बहुत मजबूत है, यानी प्रधानमंत्री जो होता है वो मुख्यमंत्री, जो राज्य के मुख्यमंत्री होते हैं उनसे ज़्यादा पावरफुल होता है। आपातकालीन प्रावधान की बात करें जो हमारे संविधान में अनुच्छेद 352, 356 और 360 में, इसमें केंद्र को असाधारण शक्तियां प्रदान करते हैं। अब राष्ट्रपति शासन का जो प्रयोग है, राज्यपाल की जो भूमिका होती है, और अखिल भारतीय सेवाएं जैसे कि IAS IPS जो होते हैं अधिकारी वगैरह, ये संघ की प्रधानता को दर्शाते हैं। इसके अतिरिक्त वित्तीय संसाधनों पर केंद्र का अधिक नियंत्रण होता है, मतलब जो भी इकोनॉमिकल फाइनेंस वगैरह जो देख रेख है वो केंद्र क्या है उस पर ज़्यादा पकड़ होता है। जैसे आयकर विभाग हो गया, उत्पाद शुल्क और वस्तु एवं सेवा कर यानी GST वगैरह, इन पे ज़्यादा जो पकड़ होती है, यानी जो प्रधानता दिखती है वो केंद्र की दिखाई देती है, जो संघीय संतुलन को क्या करता है, प्रभावित करता है। अब हम आगे बात करें सहकारी संघवाद और प्रतिस्पर्धी संघवाद की, तो व्यवहार में भारत की संघीय प्रणाली समय के साथ विकसित तो हुई है,
योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग की स्थापना ने सहकारी संघवाद को क्या किया है, बढ़ावा देने का प्रयास किया है। केंद्र और राज्यों के बीच परामर्श, साझा योजनाएं और जीएसटी परिषद जैसे मंच संघीय सहयोग के उदाहरण भी हैं। साथ ही विकास, निवेश और सुशासन के क्षेत्र में राज्यों के बीच प्रतिस्पर्धी संघवाद भी उभर कर सामने आया है। अब संघीय तनाव और चुनौतियों की बात करें, भारतीय संघीय प्रणाली की कार्य प्रणाली में कई सारी चुनौतियां भी हैं। केंद्र राज्य संबंध में तनाव देखने को मिलता है। राष्ट्रपति शासन का कथित दुरुपयोग किया जाता है। राज्यपाल की निष्पक्षता पर प्रश्न उठाए जाते हैं। वित्तीय निर्भरता और क्षेत्रीय असंतोष प्रमुख समस्याएं रही हैं। भाषाई, सांस्कृतिक और क्षेत्रीय विविधता के कारण कभी कभी अलगाववादी प्रवृत्तियां भी उभरती हैं। न्यायपालिका की भूमिका रहती है, तो सर्वोच्च न्यायालय संघीय संतुलन बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जैसे हम कुछ केस की बात करें, केशवानंद भारती, एसआर बॉम्बई जैसे कुछ केस हुए हैं पहले, जिसके निर्णयों ने संघीय ढांचे को संविधान की मूल संरचना का हिस्सा माना है और केंद्र की शक्तियों पर न्यायिक नियंत्रण स्थापित किया है। कॉन्क्लूजन में, भारत की संघीय प्रणाली एक गतिशील और अनुकूलनशील व्यवस्था है। यद्यपि संविधान केंद्र को अधिक शक्तियां प्रदान करता है, फिर भी व्यवहारिक राजनीति, क्षेत्रीय दलों की भूमिका और न्यायपालिका के हस्तक्षेप ने संघीय संतुलन को बनाए रखने का प्रयास किया है। भारत की विविधता को एकता में बदलने में इसकी संघीय कार्य प्रणाली की भूमिका निर्णायक रही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, न्यायपालिका नागरिकों के अधिकारों और हितों की रक्षा के लिए सबसे प्रभावी अंग है। इसके बारे में आपको लिखना है। किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था में नागरिकों के अधिकार और हितों की रक्षा सबसे ज़्यादा ऊपर मानी जाती है, सर्वोपरि मानी जाती है। संविधान ने यह दायित्व विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, इन तीन अंगों को सौंपा है, किंतु व्यवहारिक अनुभव दर्शाता है कि न्यायपालिका नागरिक अधिकारों की रक्षा के लिए सबसे प्रभावी अंग के रूप में उभरी। इसका प्रमुख कारण क्या होता है कि इसकी स्वतंत्रता, निष्पक्षता और संवैधानिक सर्वोच्चता सबसे ज़्यादा है तीनों अंगों में। तो इसलिए अब हम बात करें न्यायपालिका की संवैधानिक भूमिका की। भारतीय संविधान न्यायपालिका को संविधान का संरक्षक मानता है, जो आर्टिकल 32 और 226 जो है उसके अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय नागरिकों को मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन का अधिकार प्राप्त करते हैं। डॉक्टर BR अम्बेडकर ने जो आर्टिकल 32 था उसको संविधान की आत्मा कहा है, क्योंकि यह नागरिकों को सीधे न्यायालय की शरण लेने का अधिकार देता है। अब मौलिक अधिकारों की रक्षा की बात करें तो न्यायपालिका ने समय समय पर मौलिक अधिकारों की व्यापक व्याख्या कर नागरिक स्वतंत्रताओं को मजबूत किया है। मेनका गांधी बनाम भारत संघ मामले में व्यक्तिगत स्वतंत्रता के दायरे को विस्तृत किया गया। केशवानंद भारती प्रकरण में संविधान के मूल संरचना सिद्धांत को स्थापित कर यह सुनिश्चित किया गया कि संसद भी नागरिक अधिकारों को मनमाने ढंग से समाप्त ना कर सके। इसी प्रकार स्वामी निर्णय में निजता के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता दी गई। अब आते हैं जनहित याचिका और सामाजिक न्याय की बात करें तो न्यायपालिका की प्रभावशीलता का एक महत्वपूर्ण पक्ष जनहित याचिका है। PIL ने न्याय तक पहुंच को सरल बनाया और हाशिए पर पड़े वर्गों जैसे गरीबों, मजदूरों, महिलाओं और पर्यावरण से जुड़े मुद्दों को न्यायिक संरक्षण प्रदान किया। हुसैनरा खातून जैसे मामलों में न्यायालय ने सामाजिक न्याय को सक्रिय रूप से आगे भी बढ़ाया। अब हम बात करें कार्यपालिका और विधायिका पर क्या नियंत्रण है न्यायपालिका का, तो न्यायपालिका न्यायिक समीक्षा के माध्यम से विधायिका और कार्यपालिका के कार्यों पर संवैधानिक नियंत्रण रखती है। यह शक्ति लोकतंत्र में शक्ति संतुलन बनाए रखने के लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक है। SR बॉम्बई प्रकरण में राष्ट्रपति शासन के दुरुपयोग पर अंकुश लगाया गया, जिससे राज्यों के अधिकारों और नागरिक हितों की रक्षा हुई। न्यायपालिका नागरिक अधिकारों की रक्षा में तो अत्यंत प्रभावी रही है, फिर भी इसकी कुछ सीमाएं हैं। जैसे न्यायिक सक्रियता को कभी कभी न्यायिक अतिक्रमण भी कहा जाता है। लंबित मामलों की अधिकता, मतलब कोई मामले बहुत ज़्यादा लंबे दिनों तक खींच जाते हैं, न्याय में बहुत ज़्यादा विलम्ब देखने को मिलता है और आम नागरिकों के लिए न्यायालय तक पहुंची कठिनाई भी इसकी प्रभावशीलता को प्रभावित करती है।
इसके अतिरिक्त न्यायपालिका स्वयं लोकतांत्रिक जवाबदेही के दायरे में सीमित रूप से आती है। अब हम क्वेश्चन में आपको यही लिखना है कि यह कहा जा सकता है कि न्यायपालिका नागरिकों के अधिकारों और हितों की रक्षा के लिए सबसे प्रभावी अंग है, क्योंकि यह संवैधानिक मूल्यों की प्रहरी, मौलिक अधिकारों के रक्षक और लोकतांत्रिक संतुलन की आधारशिला है। यद्यपि इसकी सीमाएं हैं, फिर भी लोकतंत्र में नागरिक स्वतंत्रताओं की अंतिम सुरक्षा रेखा न्यायपालिका ही बनी हुई है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, विकास की राजनीतिक अर्थव्यवस्था के मुख्य सिद्धांतों पर चर्चा कीजिए। तो विकास की राजनीतिक अर्थव्यवस्था से क्या मतलब होता है? विकास की राजनीतिक अर्थव्यवस्था विकास को केवल आर्थिक वृद्धि के रूप में नहीं देखती, बल्कि उसे सत्ता, राज्य, वर्ग, संस्थाएं और सामाजिक संरचनाओं से जोड़कर समझने का प्रयास करती है। यह दृष्टिकोण मानता है कि विकास एक राजनीतिक प्रक्रिया है जिसमें संसाधनों के वितरण, नीतिगत निर्णयों और सत्ता संबंधों की निर्णायक भूमिका होती है। विकास की राजनीतिक अर्थव्यवस्था के अंतर्गत विभिन्न सिद्धांतों का विकास हुआ है जो विकास की प्रकृति और दिशा को समझाने का प्रयास करते हैं। इसमें जो फर्स्ट पॉइंट है कि शास्त्रीय उदारवादी यानी क्लासिकल लिबरल का सिद्धांत जो है, शास्त्रीय उदारवादी जो सिद्धांत है वो विकास को मुक्त बाजार, निजी संपत्ति और न्यूनतम राज्य हस्तक्षेप से जोड़ता है। एडम स्मिथ, डेविड रिकार्डो और जॉन स्टुअर्ट मिल जैसे विचारकों ने माना कि व्यक्तियों की स्वार्थपरक गतिविधियां अदृश्य हाथ के माध्यम से सामाजिक कल्याण को बढ़ाती हैं। इस दृष्टिकोण के अनुसार आर्थिक स्वतंत्रता, मुक्त व्यापार और पूंजी संचय विकास के प्रमुख साधन हैं, किंतु आलोचकों के अनुसार यह सिद्धांत असमानता, गरीबी और औपनिवेशिक शोषण की वास्तविकताओं की अपेक्षा करता है। जो सेकंड पॉइंट है, नव शास्त्रीय एवं आधुनिकीकरण का सिद्धांत। तो नव शास्त्रीय अर्थशास्त्र यानी अर्थशास्त्र और आधुनिकीकरण सिद्धांत ने विकास को परंपरागत समाज से आधुनिक समाज की ओर संक्रमण की प्रक्रिया के रूप में देखा। डब्ल्यू रोस्तो ने विकास के चरणों का सिद्धांत प्रस्तुत किया, जिसमें औद्योगिकीकरण और उपभोग समाज को अंतिम लक्ष्य माना गया। इस सिद्धांत में तकनीकी प्रगति, निवेश और संस्थागत सुधारों पर बल दिया गया। हालांकि यह दृष्टिकोण पश्चिमी विकास मॉडल को सार्वभौमिक मानता है और विकासशील देशों की ऐतिहासिक सामाजिक विशिष्टताओं को पर्याप्त महत्व नहीं देता है। अब मार्क्सवादी सिद्धांत की बात करें अगर हम, तो मार्क्सवादी दृष्टिकोण विकास को उत्पादन संबंधों, वर्ग संघर्ष और पूंजीवादी शोषण से जोड़कर देखता है। कार्ल मार्क्स के अनुसार पूंजीवादी विकास असमान और संकटग्रस्त होता है तथा उपनिवेशों का शोषण पूंजी संचय का आधार बनता है। इस सिद्धांत में राज्य को पूंजीपति वर्ग के हितों की रक्षा करने वाला माना गया है। विकासशील देशों में अविकास को वैश्विक पूंजीवादी व्यवस्था की देन माना जाता है। मतलब मार्क्सवाद जो थे उनका मानना था कि जो पूंजीपति वर्ग होते हैं वो हाशिए पे रहने वाले लोग हैं, यानी जो पिछड़े लोग हैं उनका वो शोषण करते हैं। तो आश्रितता सिद्धांत लैटिन अमेरिकी चिंतकों आंद्रे गुंडर फ्रैंक, सैमिर अमीन और फर्नांडो कार्डोसो इनके द्वारा प्रतिपादित किया गया। इसके अनुसार विकासशील देशों का अविकास उनके आंतरिक दोषों के कारण नहीं, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय पूंजीवादी व्यवस्था में उनकी अधीनस्थ स्थिति के कारण है। जो केंद्र परिधि संबंधों के माध्यम से संसाधनों का दोहन होता है, यह सिद्धांत विकास की वैश्विक असमानता को समझाने में सहायक है, किंतु यह आंतरिक कारकों की भूमिका को कम करके आंकता है। अब राज्य केंद्रित और संरचनात्मक सिद्धांत के बारे में बात करें तो इन सिद्धांतों में विकास में राज्य की सक्रिय भूमिका पर जोर दिया गया है। संरचनात्मकवादी चिंतक जैसे कि राउल प्रेविस ने औद्योगिकरण, आयात प्रतिस्थापन और योजना आधारित विकास की वकालत की। विकासशील देशों में बाजार की विफलताओं को दूर करने के लिए राज्य हस्तक्षेप आवश्यक माना गया। हालांकि अति राज्य नियंत्रण से अकुशलता और नौकरशाही भ्रष्टाचार की समस्याएं भी उत्पन्न हुई। अब आते हैं नौ उदारवादी सिद्धांत पे। 1980 के दशक के बाद नौ उदारवादी सिद्धांत उभरा, जिसमें निजीकरण, उदारीकरण और वैश्वीकरण को विकास का आधार माना गया है। अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं द्वारा संरचनात्मक समायोजन कार्यक्रम लागू किए गए। यद्यपि इससे आर्थिक वृद्धि और निवेश में वृद्धि हुई, परंतु सामाजिक असमानता और असुरक्षा भी बढ़ी।
अब इसमें कॉन्क्लूज़न आपको लिखना होगा कि विकास की राजनीतिक अर्थव्यवस्था के सिद्धांत यह स्पष्ट करते हैं कि विकास एक बहुआयामी और विवादास्पद प्रक्रिया है। कोई भी सिद्धांत अकेले विकास की संपूर्ण व्याख्या नहीं कर सकता। समकालीन संदर्भ में एक संतुलित दृष्टिकोण आवश्यक है जिसमें राज्य, बाजार और समाज तीनों की भूमिकाओं को समन्वित रूप से समझा जाए तथा विकास को सामाजिक न्याय और मानवीय गरिमा से जोड़ा जाए। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 5 तक हमने कर लिया। इस वीडियो में मैंने 5 क्वेश्चंस कराए हैं, बाकी नेक्स्ट वीडियो मैं आपके लिए लेके आऊँगा, लेकिन उसके लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और इस वीडियो को आप लाइक भी कर देना, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है और मैं ऐसे ही आपके लिए वीडियो लाता रहूँगा जो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगी। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करना। धन्यवाद।